Hello, good morning, India. Monday to Friday. बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई। Good evening guys, welcome to India's number one educational Wi-Fi study changing the way of learning. Wi-Fi is the now the part of Unacademy. मैं विवेक पांडे, स्वागत है आपका आरआरबी जेईई आईटी की क्लासेस में। आज का क्लास बड़ा ही स्पेशल है, क्यों? कि आज एक सिंगल क्लास में सारा जावा एक साथ हमें देखना है। यानी आज का थीम ही है ऑल क्लास इन क्विक रिवीजन। जितना जावा हम लोगों ने पढ़ा अभी तक लास्ट 6 डेज, सब एक दिन में समरी करेंगे और इस क्लास में हम ये भी देखेंगे कि वो सारे जावा हम लोगों ने जितना पढ़ा उससे क्वेश्चंस क्या रेज हो। इसलिए आज का थीम है जावा ऑल इन वन। ठीक है, आज सब कुछ एक क्लास में आपको मिलने वाला है। यानी आज की क्लास से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जावा में क्या क्या टॉपिक हमने अभी तक पढ़ा है, उससे क्वेश्चंस किस टाइप्स के रेज हो सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए सिलेबस क्या है ये मैंने बता दिया था फर्स्ट की क्लास में। सिलेबस में यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा, मैं यहाँ डिस्कस करूंगा टॉपिक से। ठीक है, तो सबसे पहला हमें डिस्कस करना था जावा में व्हाट इज जावा। तो याद रखिएगा जावा क्या, इट इज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अगर सिंपल सी बात है जावा व्हाट इज जावा, तो ये मैंने बता भी दिया था, वैसे फिर भी बता दो। जावा ये एक ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग सिस्टम है। ठीक है, इसका पहला नाम ऑक पड़ा था, याद रखिएगा, जिसको जेम्स गॉसलिंग ने डेवलप किया था, जिसको जेम्स गॉसलिंग ने डेवलप किया था और सन माइक्रोसॉफ्ट ने इसे लॉन्च किया था। तो याद रखिएगा व्हाट इज जावा, ये याद हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसको रन करने का इन्वायरमेंट क्या चाहिए। तो सबसे पहला एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए होगा। टेक्स्ट एडिटर मेरे को चाहिए है एक टेक्स्ट एडिटर। दूसरा एक कंपाइलर, दैट मीन्स जेडीके 8 अभी चल रहा है तो 8 हम यूज़ कर लेते हैं। और दूसरा आपका कोई भी ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये रन कर सकता है। तो ये 3 चीज़ें हैं जावा को कंपाइल करने के लिए। तो पहला पॉइंट ये था व्हाट इज जावा, ये याद रखिएगा। उसका पुराना नाम क्या है ये याद रखिए, किसने डेवलप किया है वो याद रखिएगा, और उसको रन करने के लिए क्या क्या इन्वायरमेंट चाहिए था। चूंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो सबसे ज़्यादा इसका कॉन्सेप्ट बनता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में एक्चुअली क्या क्या आता है वो हमें देख लेता है। यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट पूरा अच्छा से हमें यहाँ पे क्लियर करना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है क्लास क्या होता है एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है। क्विक रिवीजन है बच्चे, क्विक रिवीजन है, सब कुछ एक क्लास में हम लोग यहाँ पे क्लियर। क्लास ऑब्जेक्ट देखेंगे, फिर हम लोग इनहेरिटेंस देखेंगे, फिर हम लोग एब्स्ट्रैक्शन देखना है। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन, ये आपके सिलेबस में लिखा गया था। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन ये भी आपको डिस्कस करना है। आपको इंकैप्सुलेशन डिस्कस करना है। इंकैप्सुलेशन हमें डिस्कस करना, और पॉलीमॉर्फिज्म। मैंने इससे पहले सबकी इंडिविजुअल क्लासेस करा दी जिसमें सबके प्रोग्रामिंग करवाए। यहां प्रोग्रामिंग नहीं होगा, बस कॉन्सेप्ट होगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होगा। पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, ये है उप्स के कॉन्सेप्ट जो हमें यहां पे डिस्कस करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट से। व्हाट इज क्लास एंड ऑब्जेक्ट आपको याद रखना है जल्दी से। What is class and class can be defined as a blueprint of which individual object are created। किसी भी ऑब्जेक्ट का ये ब्लूप्रिंट होता है। ऑब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट है स्टेट एंड बिहेवियर ऑफ ए क्लास। एग्जांपल, और रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को हम लोग क्लास बोल सकते हैं। मैं इसे एक बार जूम कर देता हूं, अगर आपको विजिबल नहीं है तो एक बार देख सकते हैं इसे आप। सिंपल सा पॉइंट याद रखिएगा, क्लास क्या है, ब्लूप्रिंट ऑफ फ्रॉम विच इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड। ऐसा ब्लूप्रिंट जिससे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया था, जैसे कि बॉय एक क्लास हो गया और इसके स्टेट एंड बिहेवियर, वो लाफ करता है, वो रीड करता है, वो टॉल है, वो लॉन्ग है,
ये सब इसके स्टेट हो गए और ये सब इसके बिहेवियर हो गए। तो दिस आर द एग्जांपल ऑफ ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा, हम बोल सकते हैं क्लास को इज अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, ये भी हम इसे बोल सकते हैं। तो सिंपल सा बात है, अ क्लास कैन बी डिफाइंड एज अ ब्लूप्रिंट फ्रॉम विच इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड, जहां से हम इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट हैज अ स्टेट एंड बिहेवियर ऑफ क्लास, एग्जांपल टॉल शॉर्ट। ये डेफिनेशन याद रखिएगा, आगे हम इससे क्वेश्चंस पूछेंगे। अभी आपको सारा आगे क्वेश्चंस अभी है, बहुत सारा क्वेश्चंस अभी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको ये पता होना चाहिए क्लास से क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो क्लास और ऑब्जेक्ट क्लियर है, क्या है ये? तो ब्लूप्रिंट है। और ऑब्जेक्ट क्या है? तो स्टेट एंड बिहेवियर है। पॉइंट याद रखिएगा, ये आपका ब्लूप्रिंट है, ये आपका ब्लूप्रिंट आज याद रख लेना है, और ये आपका स्टेट एंड बिहेवियर है। ठीक है, चलिए क्लास एंड बिहेवियर क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दूसरा सेगमेंट आता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है? इट इज अ फीचर। सिंपल सी बात है, चीजें को इनहेरिट करने, क्लास को अगर इनहेरिट करना है तो कौन सा फीचर में अवेलेबल होता है? तो वो हमें इनहेरिटेंस अवेलेबल होता है गाइस। तो ये पॉइंट अच्छे से एक बार स्टेटमेंट, इट इज अ फीचर इन विच अ क्लास कैन इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर क्लास। ऐसा फीचर जिसमें एक क्लास दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकता है, वो आपका कहलाता है इनहेरिटेंस। ये पॉइंट आपको समझ में आ जाना चाहिए। सिंपल सा बात है, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर क्लास ए, कोई क्लास ए है और इसकी प्रॉपर्टी कुछ क्लास बी में भी है, तो ये कोई क्लास ए की प्रॉपर्टी क्लास बी में, यही टर्म कहलाया आपका इनहेरिटेंस। तो याद रखिएगा, द क्लास विच, हाँ ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब क्लास और सुपर क्लास क्या होता है। तो यहां पे ये आपका सब क्लास कहलाएगा, ये आपका सुपर क्लास कहलाएगा, ये आपका सुपर क्लास हो गया। इसे हम बेस क्लास भी बोल सकते हैं गाइस। इट इज ऑल्सो नॉन एज ए बेस क्लास और इट इज ऑल्सो नॉन एज ए डिराइव्ड क्लास। ठीक है, ये छोटा सा पॉइंट याद रखिएगा। इन द क्लास विच इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर क्लास इज नॉन एज ए सब क्लास। जो इनहेरिट करता है उसे सब क्लास कहते हैं, और जिससे इनहेरिट होता है वो आपका सुपर क्लास होता है। ये डेफिनेशन दिमाग में छाप लो, तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है। सब क्लास क्या होता है, सुपर क्लास क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है। ये पॉइंट समझ में आ गया। द क्लास हुज प्रॉपर्टी इनहेरिट इज नॉन एज ए सुपर क्लास। तो यहां पे क्या था, क्लास बी आपका सब क्लास था और क्लास ए आपका सुपर क्लास था। हम इसे सब क्लास, एक सेकेंड, चलिए। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, कौन सा कीवर्ड, यही सब एमसीक्यू क्वेश्चन, हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है ना, हमें आज एग्जाम क्वालिफाई करना है। सिंपल से जावा का जो भी क्वेश्चन आज हम उसको सॉल्व करके आगे निकलेंगे। कौन सा कीवर्ड यूज किया जाता है? एक्सटेंड कीवर्ड इसका यूज किया जाता है जो इनहेरिट करता है। तो अगर क्लास ए है, एक्सटेंड क्लास बी, तो ये सिंपल सी बात है, ये आपका सुपर क्लास हो गया, दूसरा आपका सब क्लास हो गया। तो पॉइंट यहां में क्या मेमोराइज करना बेटे, हमें मेमोराइज करना व्हाट इज इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस क्या है, जो एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरे क्लास में इनहेरिट होती है, यानी कि विरासत के रूप में आती है, वो आपका इनहेरिटेंस होता है। दो पॉइंट, जिससे इनहेरिट होता है, याद रखिएगा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस क्लास से इनहेरिट होता है वो आपका सुपर क्लास होता है, और जो इनहेरिट करता है उसे सब क्लास कहते हैं। जिससे यहां पे पॉइंट है, द क्लास विच इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर क्लास इज नॉन एज ए सब क्लास। द क्लास हुज प्रॉपर्टी इज इनहेरिटेड, जिसकी प्रॉपर्टी इनहेरिटेड होती है वो आपका सुपर क्लास कहलाता है। और इसे हम एक्सटेंड कीवर्ड से कंबाइन करते हैं, सब क्लास और सुपर क्लास को। ये पॉइंट आपको समझ में आ जाना चाहिए। इज इट ओके? क्लियर है? इनहेरिटेंस याद होगा, आज के क्लास में सब कुछ याद कर जाना है। उतने दिन से प्रॉमिंग चल रही थी, बहुत सारा प्रॉमिंग, कोडिंग चल रहा था। तो कोडिंग नहीं, यहां पे मैं कंसेप्ट पे बात करूंगा। तो इनहेरिटेंस क्लियर हो गया आपका। इससे जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपको एग्जाम में बन जाना चाहिए। अगला पॉइंट, इनहेरिटेंस कितने टाइप का होता है? तो एक सिंगल इनहेरिटेंस होता है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस इसमें नहीं होता है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। जावा में ये नहीं होता, याद रखिएगा, जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता है। ठीक है, तो सिंगल इनहेरिटेंस होता है, मल्टी लेवल होता है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस होता है। सिंगल क्या है, जो एक क्लास को इनहेरिट करे। छोटा सा मैं एग्जांपल दे दूं यहां पे चलिए सॉरी, अगर बेटा क्लास ए से क्लास बी आ रही है, ये आपका सिंगल एग्जांपल हो गया, ये आपका सिंगल इनहेरिटेंस हो गया। ठीक है, फिर क्लास ए है
ए के बाद बी आ गई और बी के बाद सी आ गई, ये आपका कहला गया मल्टी लेवल, ये आपका कहला गया मल्टी लेवल। याद रखिएगा एग्जाम में पूछता है कि इनमें से कौन सा इनहेरिटेंस है या नहीं है, या जावा के इनमें से कौन सा इनहेरिटेंस है, तो ये दो रखिएगा। हिरारिकल याद रखिए, अगर ए है, ए से बी में जा रहा है, बी से सी में और सी से डी में, तो ये आपका हिरारिकल कहलाता है गाइस। तो सिंगल हो गया, मल्टी लेवल हो गया और हिरारिकल हो गया। चलिए, तो ये तीन हाइब्रिड क्या होता है, अगर ए है वो बी को कोलाइड किया, फिर सी को और फिर ये डी को, ये कंसेप्ट है तो हाइब्रिड होता है। वैसे हाइब्रिड का भी इसमें यूज नहीं किया जाता है, मोस्टली ज़्यादा यूज होता है तो सिंगल होता है, मल्टी लेवल होता है और आपका हिरारिकल इनहेरिटेंस होता है। तो ये आज दिमाग में छप जाना चाहिए, आप भूलना नहीं है आपको। इज इट ओके? अब आगे बढ़ते हैं। तो इनहेरिटेंस क्लियर हो गया, जल्दी जल्दी हम लोग क्लियर करते हैं ताकि क्वेश्चंस भी हम लोग कर सकें। यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट आता है आपका, हम लोगों ने क्लास देख लिया, इनहेरिटेंस देख लिया, अगला पॉइंट समझिए। नेक्स्ट आप लोग देखना है पॉलीमॉर्फिज्म। मेनी थिंग इन वन वे। पॉलीमॉर्फिज्म क्या? पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा इट इज अ कांसेप्ट बाय व्हिच वी कैन परफॉर्म अ सिंगल एक्शन इन डिफरेंट वे। एक काम हम बहुत तरीके से कर सकते हैं, वो आपका कहलाता है पॉलीमॉर्फिज्म। याद रखिएगा, किसी एक एक्शन को बहुत तरीके से हम परफॉर्म कर सकते हैं, वो आपका कहला गया पॉलीमॉर्फिज्म। याद रहेगा, हाँ पॉइंट याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट बाय व्हिच वी कैन परफॉर्म अ सिंगल एक्शन इन डिफरेंट वे। सिंगल एक्शन इन डिफरेंट वे, एक एक्शन को बहुत तरीके से हम कर सकते हैं। सिंपल सा बात है, अगर ऐड है बेटा, ऐड एक एक्शन है, ठीक है, हम पहले 2 को ऐड करते हैं फिर 3 को ऐड करते हैं। तरीका मैंने बदल दिया, अब क्या किया, 2 3 और 2 को ऐड कर दिया, तो एक्शन एक ही ऐड का, लेकिन तरीका मेरा यहां पे बदल चुका है। यहां पे इंटीजर डेटा टाइप है, मैं डेटा टाइप भी यहां चेंज कर सकता हूं, ये डबल हो सकता है। तो ये कहता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म 2 तरह का होता है, याद रखिएगा, एक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है और एक रन टाइम। एग्जाम में ये आया हुआ क्वेश्चन है, मैं अभी पूछूंगा अभी आपसे। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम लोग ओवरलोडिंग के थ्रू परफॉर्म करते हैं। याद रखिएगा, ओवरलोडिंग डिटेल मैंने बता दिया है, एक बार जाके देख सकते हो पॉलीमॉर्फिज्म का वीडियो। ये ओवरलोडिंग के द्वारा होता है और ये आपका ओवरराइडिंग के द्वारा होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, कंपाइल टाइम ओवरलोडिंग, रन टाइम ओवरराइडिंग। एग्जाम का क्वेश्चन है, पूछना ही पूछना है। ओवरराइडिंग, कंपाइल टाइम, और कंपाइल टाइम हो गया और आपका रन टाइम हो गया। तो याद रखिएगा पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इट इज अ कांसेप्ट बाय व्हिच वी कैन परफॉर्म अ सिंगल एक्शन एट डिफरेंट वे। 2 टाइप, कंपाइल टाइम और रन टाइम। कंपाइल टाइम हम कैसे परफॉर्म किया था, बाय ओवरलोडिंग, और रन टाइम बाय ओवरराइडिंग। डिटेलिंग के लिए प्रोग्रामिंग का वीडियो आप देख सकते हैं वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म क्लियर हो गया। Abstraction. Abstraction is a process. Abstraction is a process of hiding the implementation detail from the user. Implementation detail को जो हाइड, कंसेप्ट याद रखना दिमाग में। Abstraction is the, यही स्टेटमेंट आया है एग्जाम में। Abstraction is the process by hiding the implementation or detail from the user. In Java, abstraction is achieved using abstract class and interfaces. 2 तरह से क्यों कर सकते हैं, abstract class and interfaces से। An abstract class is a class that is declared with abstract कीवर्ड। सिंपल सा बात है, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के थ्रू हम क्लास को इनिशिएट करते हैं यहाँ पे। तो सिंपल सा बात है, ये पंगा याद रखना, हाइडिंग द इंप्लीमेंटेशन डिटेल फ्रॉम द यूजर। क्या है बेटा, एक एग्जांपल मैंने पहले भी बताया था, एक एग्जांपल देता हूं। मैंने कोई शेप नाम का क्लास बनाया, ठीक है, और शेप को मैंने यहाँ पे डिटेल कर दिया, भाई उसका एरिया निकालना है, उसका वॉल्यूम निकालना है, कुछ भी ऐसे कर दिया, और मैंने इसे एब्स्ट्रैक्ट कर दिया किस में, एक सर्कल में कर सकता हूं, और यहां पर मैं एक रेक्टेंगल कर देता हूं, ठीक है, यहां पे स्क्वायर कर देता हूं। तो सिंपल सा बात है, जब स्क्वायर को मैं इनहेरिट, चीजें इनहेरिट ही होगी ना। शेप नाम का कोई क्लास बन चुका है, अब शेप नाम का कोई क्लास बन चुका, अब चीजें जब इनहेरिट होगी स्क्वायर में और रेक्टेंगल में, तो पंगा यही होगा इसमें कि और किसी हमें दोबारा बार बार क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। डिटेल इंफॉर्मेशन क्या है, तो डेटा टाइप वगैरह जो भी रहेगा यहाँ पे सारा हाइड रहेगा। डेटा टाइप हो गया, इंटीजर है, वो मैं यहीं पे डिफाइन कर दूंगा, इसमें हमें बार बार डिफाइन करने की जरूरत नहीं कहलाएगी। यही कहलाता है प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द इंप्लीमेंटेशन डिटेल फ्रॉम द यूजर।
क्लियर है? तो ये पॉइंट याद रखिएगा, इंप्लीमेशन डिटेल फ्रॉम द यूजर, जो हाइड करता है, इसलिए डेटा हाइडिंग भी इसे बोला जाता है, यही आपका कहलाता है एब्स्ट्रैक्शन। तो याद हो जाना चाहिए, अभी याद कर लो ताकि कंफ्यूज ना हो वहां पे। प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द इंप्लीमेशन डिटेल फ्रॉम द यूजर, अभी हम आपसे क्वेश्चंस भी करवाएंगे ताकि आपको वहां पे दिक्कत ना हो, कंफ्यूजन नहीं। यहां पर आगे बढ़े जाए, चलिए। आफ्टर एब्स्ट्रैक्शन के बाद आता है टर्म इंस्कैप्सुलेशन, पहले भी मैंने बताया, फिर भी ये देख लो। इंस्कैप्सुलेशन मैंने एब्स्ट्रैक्शन का और पॉलीमॉर्फिज्म का प्रोग्रामिंग करी है, आप उस वीडियो को देख सकते हो। ये जस्ट है कि एक क्लास में एग्जाम से क्या क्वेश्चन बन सकता है, वो यहाँ पे हम एक दिन में आज क्लियर कर दे रहे हैं। यहाँ पे encapsulation in Java is a mechanism to wrapping of the data variables and data method together in a single unit। कहने का मतलब यहां पर है कि अगर वेरिएबल, कोई वेरिएबल है और कोई मेथड है, सबको जोड़ के अगर हम एक क्लास बना दें तो वो आपका कहलाता है इंस्कैप्सुलेशन। वेरिएबल कोई ए है और ये मेथड कोई, मत समझ लो कि कोई ऐड है, ये दोनों को मैं अगर कंबाइन कर दूं तो दिस टर्म इज नॉन एज ए इंस्कैप्सुलेशन। तो रैपिंग वर्ड ही यूज किया था, रैपिंग, यानी देखो कैप्सूल टाइप का फिगर भी बना हुआ वहां पे। तो वेरिएबल और मेथड को जोड़ के एक टर्म, एक क्लास बना देना, दैट इज नॉन एज ए इंस्कैप्सुलेशन। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप स्टेटमेंट भी यहां पे एक बार देख सकते हैं। और इंस्कैप्सुलेशन का मैंने प्रोग्रामिंग भी करी है इससे पहले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये था सारा क्या, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है, कोई डाउट नहीं यहां पर। देखो एग्जाम में क्वेश्चंस क्या आ सकता है, आज चूंकि एग्जाम ओरिएंटेड बातें होगी तो एग्जाम में क्वेश्चंस यही हो सकता है, इसमें ये कॉन्सेप्ट से रिलेटेड स्टेटमेंट दिए रहेंगे, आपको उससे नीचे पूछा जाएगा ये कैसा कॉन्सेप्ट है, ये एब्स्ट्रैक्शन का है, ये इंस्कैप्सुलेशन का, ये पॉलीमॉर्फिज्म। तो पूरा याद रखना भाई, सबका स्टेटमेंट यहाँ पे याद रखना ताकि देख के हम तुरंत टिक आउट वहाँ पे कर सकें। इज इट ओके? अब मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, और अगला सेगमेंट हम लेने जा रहे हैं डेटा टाइप इन जावा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। डेटा टाइप, डेटा टाइप की अगर मैं बात करूं तो जावा में डेटा टाइप, एक सेकंड, ये ट्री एक मैंने बना दिया है, ट्री से अब समझ में आ जाएगा क्या याद रखना है, वो भी मैं अभी बता दूंगा कि बेटा आपको याद क्या रखना है एग्जाम के लिए। चलिए चलिए ये आप देख लो स्क्रीन पे, आपका डेटा टाइप दो तरह का होता है, एक प्रिमिटिव और दूसरा नॉन प्रिमिटिव। एक प्रिमिटिव होता है, दूसरा नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव जिसको यूजर डिफाइन होता है, और नॉन प्रिमिटिव जिसको हम लोग क्रिएट करते हैं। सिंपल सा बात है। तो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव का बात होता है, ये बेसिक हम बोल सकते हैं इसे, ये आपका बेसिक डेटा टाइप हो जाता है, ठीक है। दो भाग, एक बुलियन, दूसरा न्यूमरिक। न्यूमरिक का एक भाग कैरेक्टर आपको बता दिया गया है, कैरेक्टर आपका जैसे ए एक कैरेक्टर हो गया। बुलियन जो आपका यस और नो में जवाब देता है। देखो पूछा जाएगा एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है वो आप देख लो, थोड़ा जूम कर देता हूं अगर दिख नहीं रहा है तो। अब दिख रहा है? हाँ दिख रहा होगा। चलिए चलो याद रखो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो दो तरह का यहाँ पे याद रखिएगा पॉइंट। पहला एक प्रिमिटिव, दूसरा नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव जो बेसिक होता है, एग्जांपल याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है इनमें से कौन सा प्रिमिटिव है कौन सा नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का एग्जांपल पहला बुलियन, दूसरा न्यूमरिक। नॉन प्रिमिटिव स्ट्रिंग, एरे, एटीसी, ये तो चलो ठीक है। कैरेक्टर में आपका कैरेक्टर का एग्जांपल, आप सबका एग्जांपल मैं देख देता हूं यहाँ पे। बुलियन जो आपका यस और नो में आता, सबका लेंथ और रेंज भी याद रखना होगा। ये आपका कैरेक्टर हो गया, बाइट आपका 0 1 हो गया, शॉर्ट हो गया, इंटीजर आपका 1 2 हो गया, इससे कोई बड़ा डिजिट है तो लॉन्ग हो गया। फिर अगर डेसिमल में है 2.5 है तो आपका फ्लोट पॉइंट है, और कोई बड़ी डिजिट है डेसिमल में तो आपका वो
डबल है। तो फ्लोटिंग दैट मीन जो पॉइंट में होता है, इंटीग्रल पार्ट जो न्यूमेरिक वैल्यू में होता है। तो ये पॉइंट अच्छे से आप याद रखिएगा। बाइट इंटीजर देन शॉर्ट देन लॉन्ग, यानी इंटीजर से बड़ा वैल्यू होता है आपका शॉर्ट और फिर उससे सबसे बड़ा वैल्यू होता है लॉन्ग। ये हायरार्की भी आप याद रखिएगा। तो ये प्रिमिटिव नॉन स्ट्रिंग का क्या होता है, अगर ग्रुप ऑफ कैरेक्टर एक साथ यूज किया जाता है, अगर मैंने यूज कर दिया एप्पल तो ये आपका स्ट्रिंग हो गया। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं। यहाँ पे एरे आपको पता है, सिंगल टाइप का डेटा एक जगह स्टोर करना है तो आपको एरे का यूज किया जाता है। डेटा टाइप एरे नेम हम लोग देते थे, क्लियर है आपको। मैं डिक्लेरेशन का तरीका भी बताया था, आगे भी मैं बताऊंगा। इसका सिंटैक्स याद रखना, एग्जाम में ये सिंटैक्स पूछे जाते हैं कि कैसे डिक्लेयर किया जाता है एरे और स्ट्रिंग कैसे डिक्लेयर किया जाता है। ये पॉइंट सारा याद रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। कैरेक्टर कैसे दिया जाता है, कैरेक्टर देना है तो भाई सिंगल कोट में देता है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा। किसी वैल्यू को बुलियन अगर वैल्यू को डिक्लेयर करना होता है, ये एग्जाम में आ भी चुका है क्वेश्चन, मैं बता देता हूं। बुलियन को अगर डिक्लेयर करना होता है भाई, बुलियन बी इक्वल टू यस या नो पूछा जाता है। तो ये सिंटैक्स आपको मैं दोबारा एक बार बताता हूं सिंटैक्स का कैसे होता है। चलिए, तो बुलियन का बहुत बार आ चुका है। तो बुलियन बी इक्वल टू अगर नल है तो नल, अगर फॉल्स है तो फॉल्स। तो सिर्फ आप ऐसे फॉल्स लिखना है। ऑप्शन में क्या देगा एग्जाम में, कभी सिंगल कोट दे देगा भाई, कभी डबल कोट दे देगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस ये इंडिपेंडेंट वैल्यू ही यहां पे आता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, ठीक है। इस क्लास से आपके जावा से रिलेटेड हर क्वेश्चन यहां पे बन जाएंगे। चलिए, तो ये आपका डेटा टाइप हो गया। पूरा ट्री एक साथ देख लीजिए एक बार। तो याद रखिएगा टू टाइप बुलियन। अब आते हैं इसका एक और चार्ट पे जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। रेंज और वैल्यू, ये रेंज याद रख लो एग्जाम के लिए, ये एग्जाम में पूछा गया इसलिए मैंने इसका एक चार्ट बना दिया। आप रेंज एक बार देख लो, यहां पे एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। रेंज ऑफ डेटा टाइप याद रखिएगा। बाइट का साइज कितना होता है, शॉर्ट का कितना होता है, इंटीजर का कितना होता है, लॉन्ग, और ये भी याद रखिएगा रेंज। एग्जाम में ये पूछा गया। आप इससे पहले क्लास में जो मैंने एमसीक्यू कराया उसमें जाके आप देख सकते हो। ये आपका रेंज पूरा, ये पूरा टेबल आप याद रख जाओ, ठीक है। शॉर्ट है तो -3267682327767, ये वैल्यू आप एक बार देख लो। ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखना होगा। बाइट का स्पेस कितना होता है, शॉर्ट का कितना होता है, इंटीजर का साइज कितना होता है, लॉन्ग का कितना होता है, ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे याद रख। एक सेकंड, चलिए ठीक है, हाँ ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 3 पार्ट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। ये जो आया हुआ है इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आया हुआ है, ठीक है। तो ये वैल्यू याद रखिए, बाइट का कितना होता है, शॉर्ट का कितना होता है और इंटीजर का कितना होता है, क्लियर है। अब आगे बढ़े यहाँ पे। तो ये डेटा टाइप से इतना ही क्वेश्चंस बन सकता है। डेटा टाइप का क्वेश्चंस यही रेंज होता है और इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं बनता है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आगे बढ़ा जाए। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है डेटा टाइप का कैटेगरी याद रखना और उसका रेंज याद रखना। एग्जाम में यही पूछा जा रहा है अभी तक। आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या है, तो सिंपल से याद रखिए, ब्लॉक ऑफ कोड सिमिलर टू द मेथड। ऐसा कोड जो मेथड की तरह होता है। इट इज कॉल्ड व्हेन इंस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है तब इसको कॉल किया जाता है। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड विच इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट, जिसका काम है ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना। और एक पॉइंट याद रखिएगा, इसका नाम वही होता है जो क्लास का नाम होता है। तो कंस्ट्रक्टर का 2 पॉइंट, ब्लॉक ऑफ कोड सिमिलर टू द मेथड, मेथड की तरह ये कोड होता है और इसका नाम वही होता है जो क्लास का होता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, यहां पर आप देख सकते हो क्या इसका सिंटैक्स है, वो भी आप देख लो ताकि आपको कंफ्यूजन है। कोई क्लास मैंने बनाया है जिसका नाम दिया मैंने स्कूल, स्कूल नाम से मैंने क्लास बनाया। अब मैंने क्लास नाम का ही मेथड बना दिया, तो ये आपका क्रिएट हो गया कंस्ट्रक्टर। ये क्या हो गया, क्रिएट हो गया कंस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर आपका क्रिएट हो चुका है। क्रिएट हो जाने के बाद अब इसको अगर इनिशिएट का इनिशियलाइज यानी ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन करना है तो करना कैसे है, एक सेकेंड, सॉरी,
चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा क्लियर करके लिख देता हूँ, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। क्लास, स्कूल, कोई स्कूल नाम से कोई क्लास बनाया, उसी नाम से मैंने कंस्ट्रक्टर बना दिया, ठीक है। और फिर मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया, स्कूल एस इक्वल टू न्यू स्कूल, ठीक है। ये हो गया। तो ये पूरा सिंटैक्स है। तो सबसे पहले पॉइंट क्या याद रखना है, तो वो थ्योरी तो चलो हो गया, थ्योरी पॉइंट समझ में याद रखना है। कंस्ट्रक्टर यहां पे मैंने क्रिएट किया था, क्रिएट। कंस्ट्रक्टर का नाम वही होता है जो क्लास का नाम होता है, क्लियर है। और यहां पे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज करने के लिए। तो 2 पॉइंट याद रखना है। कंस्ट्रक्टर क्या है, तो सिंपल स्पेशल टाइप ऑफ मेथड है, देख लो आप, ठीक है। When instance of the object is created is a special type of method which is used to initialize the object. ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए यूज किया जाता है आपका कंस्ट्रक्टर। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं, आगे बढ़ा जाए। चलिए, कंस्ट्रक्टर ओके है। नेक्स्ट, थोड़ा सा आज लोड कम लेगा, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी लोड लेना होगा क्योंकि सारा चीज एक दिन में करवा रहे हैं यहाँ पर। तो रिवीजन है बेटा, और कुछ नहीं है। थ्रेड, अगला पॉइंट था आपका थ्रेड। तो थ्रेड का रिसेंटली क्लास हुआ है, कंफ्यूज नहीं होगा। थ्रेड क्या, थ्रेड फैसिलिटी टू अलाउ मल्टीपल एक्टिविटी विद अ सिंगल प्रोसेस, रेफर टू एज अ लाइट वेट प्रोसेस। लास्ट क्लास मैंने थ्रेड पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करी है, मैंने एग्जांपल के साथ यहाँ पे बताया है आपको। तो आप बस यहाँ पे याद रखिएगा थ्रेड है क्या, इज अ लाइट वेट प्रोसेस। ये पॉइंट आपको याद रखना है, और कुछ नहीं इस पे, ठीक है। इज अ lightweight process. A thread is a series of executable statement. Each thread has its own program, counter, stack and local variable. A thread is a nested sequence of method calls. It share memory files and preprocessor. तो thread का बस definition यहाँ पे याद रखिएगा। आगे आपको इससे कुछ क्या है थ्रेड, बस वही याद रखना है। अब प्रोसेस का कोई भी प्रोसेस होता है, इसका छोटे छोटे जो पार्ट होते हैं, ये आपका थ्रेड कहलाता है। यानी ये तीनों से मिलके आपको प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो थ्रेड का डेफिनेशन ही आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, वो आप यहाँ पे याद रखिएगा। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस यहाँ पे रेज होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अगला थ्रेड के बाद आता है गाइज व्हाट इज मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग का पॉइंट याद रखिए। व्हाट इज मल्टी थ्रेडिंग, इज अ प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल थ्रेड साइमल्टेनियसली। कहने का मतलब है बहुत सारा थ्रेड को एक साथ एग्जीक्यूट कराना ही आपका मल्टी थ्रेडिंग कहलाता है। क्या एग्जांपल के तौर पे, अगर T1 कोई थ्रेड है, T2 कोई थ्रेड है, T3 कोई थ्रेड है, T4 थ्रेड है, ये सबको हम एक साथ एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, एक कंबाइन एग्जीक्यूट साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। तो ये प्रोसेस कहलाता है मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग के कारण ही मेरा मल्टी प्रोसेसिंग का एक्टिविटी हो पाता है। तो ये पॉइंट समझ जाइएगा। मल्टी थ्रेडिंग का डेफिनेशन ही आपसे पूछा, और मल्टी थ्रेडिंग भी आपका एक ऑप्स का कॉन्सेप्ट है। ये भी एक ऑप्स का कॉन्सेप्ट है, ये पॉइंट आप समझ जाइएगा। जावा में इसका बहुत इंप्लीमेंट किया जाता है फॉर मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट के लिए। इज इट ओके? तो मल्टी थ्रेडिंग आपका क्लियर हो चुका है। अब आगे बढ़ा जाए यहाँ पे। चलिए, थ्रेड मेथड हाँ, जो जो इंपॉर्टेंट था मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट लिस्ट करके ला दिया हूँ सारे क्लास का कंक्लूजन की, इससे क्या क्या क्वेश्चन। स्लीप मोड, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए, अगर स्लीप एक मेथड ऐसा मेथड है थ्रेड का ऐसा मेथड जो कुछ सेकेंड के लिए स्टॉप करता है, तो स्लीप याद रखिएगा। टू स्टॉप एग्जीक्यूटेबल प्रोसेस, थ्रेड फॉर मिली सेकेंड, फॉर माइक्रो सेकेंड बोल सकते हैं, माइक्रो सेकेंड के लिए, कुछ सेकेंड के लिए ये रोकता है। ज्वाइन का काम क्या है, तो वेट टू डाई के लिए जो काम करता है, वेट टू डाई के लिए जो काम करता है, जो प्रोसेस को वेट करता है कि ये डाई हो जाए, ये क्या है, टू सेट प्रियोरिटी के लिए यूज़ किया जाता है। ये नाम याद रखना बेटा, एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि कैसे यूज़ किया जाता है। यील्ड का काम है, मैंने कल ही बताया था कि कोई
T1 है, कोई प्रोसेस T1 अगर 10 आवर ले रहा है और कोई थ्रेड T2 है जो 10 मिनट ले रहा है, तो T1 के बाद ही T2 होना है, लेकिन ये T2 को प्रायोरिटी दे सकता है। यानी कि प्रोसेस जो आप ये इसको बोल सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है उसको जंप करने के लिए कौन सा मेथड, तो एल्ड मेथड यूज। यानी सिंपल सी बात है कि अनदर प्रोसेस को भी चांसेस देता है कि आप अगर कोई प्रोसेस लॉन्ग टाइम तक के लिए क्यू में फंसा, कोई थ्रेड अगर लॉन्ग टाइम के लिए क्यू में फंसा हुआ है, तो अगले थ्रेड को चांस देगा कि आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये काम कहलाता है, करता है कौन, तो यील्ड मेथड। ये पॉइंट आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, कोई पॉइंट नहीं। तो इसका भी डिस्क्रिप्शन मैंने वैसे पिछले क्लास में बाय डेफिनेशन लिखवा दिया था, आप उसका वीडियो देख सकते हो। चलिए अगला पॉइंट में बढ़ता हूँ। थ्रेड के बाद हमने डिस्कस किया था एप्लेट, रिसेंटली क्लास में किया था। एप्लेट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोग्राम। एप्लेट क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ प्रोग्राम है दैट इज एम्बेडेड इन द वेब पेज टू जनरेट द डायनेमिक कंटेंट। एक प्रोग्राम है जिसके द्वारा हम डायनेमिक कंटेंट क्रिएट करते हैं। ये डेफिनेशन समझ जाइएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। इट रन इनसाइड द ब्राउजर। डायनेमिक कंटेंट क्या होता है आपको पहले बता दिया था मैंने। कोई भी शेप हो सकता है, ठीक है, कोई भी पिक्चर हो सकता है, कोई भी एनिमेशन हो सकता है, वॉच होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एप्लेट। इट रन इनसाइड द ब्राउजर एंड वर्क्स एट अ क्लाइंट साइड। ये क्लाइंट के साइड काम करता है गाइस। तो ये था आपका अभी तक का जावा में क्विक रिवीजन जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था। अब इससे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकता है, क्या क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है, या जो क्वेश्चन जावा यानी और क्या क्या क्वेश्चन इसमें आया, वो सारा क्वेश्चंस भी हम अभी ही करेंगे, ताकि आज के क्लास के बाद आपको एग्जाम में जो भी जावा से क्वेश्चन है आप वहां पे टिक आउट करके आगे निकल जाओ बाय अपेयरिंग मोर प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो एक पॉइंट याद रखिएगा, ये पॉइंट भी आप समझिएगा, लाइफ साइकिल से क्वेश्चंस बनता है। यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट चीज़ ही मैं यहाँ पे फिल्टर करके लाया हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट आपका इनिशियलाइज करना। एप्लेट को स्टार्ट करने के लिए क्रिएट करने के लिए इनिशियलाइज का यूज़ करते हैं, लास्ट ही क्लास में हम लोगों ने देखा था। फिर उसे स्टार्ट करते हैं पेंट फॉर रीयूज़ करने के लिए, ठीक है। स्टॉप स्टॉप एप्लेट का डिटेलिंग प्रीवियस वीडियो देख लो, सब उसमें लिखा, सब मैंने डिटेल में बताया था। फिनिश करने के लिए, अगर फिनिश करना है, फिनिश कंप्लीटली करना है, उसमें मैंने प्रोग्रामिंग भी करी है, आप प्रोग्रामिंग भी देख सकते हो कैसे से प्रोग्रामिंग करी है। लास्ट क्लास मैंने प्रोग्रामिंग रन करके भी दिखा दी थी यहाँ पे। तो ये एप्लेट से इतना ही क्वेश्चंस बन सकता है, यानी पूरा जावा एक क्लास में आपके सामने ला के मैंने रख दिया, और इससे क्या क्या क्वेश्चंस रेज हो सकता है वो भी मैंने यहाँ पे बता दिया है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो अब जो सेशन आने वाला, यानी अभी तक मामला आपका खत्म हो चुका है, यहाँ तक ही आपको जावा में पढ़ना था, और यही सारी चीज़ आपको दोबारा भी आप प्रीवियस 6 डेज की वीडियोस देखो, बार बार देखो वीडियो, और कोई भी डाउट हो आप जरूर वहाँ पे कमेंट करो, मैं आपके क्वेरी का वहाँ जवाब जरूर दूंगा। तो ये था। अब हम वो क्वेश्चन आपके सामने लाने जा रहे हैं जो जावा से रिलेटेड एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आए या एग्जाम्प्टेड क्वेश्चन यहाँ पे हैं। तो लेट्स स्टार्ट फॉर क्वेश्चन राउंड। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा स्क्रीन के सामने आपका। Which of the following is a type of polymorphism in Java? इनमें से कौन सा है जो पॉलीमॉर्फिज्म का टाइप है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए आप लोग। इसमें से कौन सा है जो पॉलीमॉर्फिज्म का टाइप होता है? अभी मैंने बताया था पॉलीमॉर्फिज्म का कितने टाइप होता है, जल्दी से। इनमें से कौन सा है जो पॉलीमॉर्फिज्म का टाइप है, पॉलीमॉर्फिज्म का? यही है एग्जाम का क्वेश्चन, ये आपका एग्जाम क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा है जो पॉलीमॉर्फिज्म का टाइप है, जल्दी से बताइए। 5 सेकंड का समय आपको दिया जाएगा, क्योंकि अभी रिवीजन करवाएं आपको, ठीक है। तो 5 सेकंड में आपको जवाब देना है। बेटा अभी बताया था 2 तरह का होता है, एक आपका पॉलीमॉर्फिज्म अभी मैंने दिखाया था। आंसर आप लोग देना स्टार्ट कर दो पॉलीमॉर्फिज्म नेक्स्ट क्लास में, ताकि मैं विनर का नाम अनाउंस कर सकूं। अब वैसे भी एक जयप्रकाश नाम का लड़का है जो बहुत ज़्यादा अच्छा आंसर कर रहा है, जयप्रकाश, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म 2 टाइप का है आपका, एक रन टाइम होता है और एक आपका कंपाइल टाइम होता है, ठीक है। ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है? कंपाइल टाइम दिया, एग्जीक्यूटेबल टाइम, मल्टीपल पॉलीमॉर्फिज्म, मल्टी लेवल, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। थोड़ा सा प्रीवियस वीडियो करो, अभी तुरंत मैंने रिवीजन करवाया। यही है एग्जाम का क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
व्हाट डज मेथड ओवरलोडिंग इज डिटरमाइन, ओवरलोडिंग क्या करता है, पॉलीमॉर्फिज्म से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। ओवरलोडिंग इसमें क्या करता है वो बताइए आपको। ओवरलोडिंग एट रन टाइम, एट कंपाइल टाइम, एट कोडिंग टाइम या एग्जीक्यूटेबल टाइम, अभी तुरंत बताया, जल्दी से बताइए, आपको मैं 5 सेकंड का समय देता हूं इसमें। व्हाट डज अ मेथड ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग क्या करता है, रन टाइम करता है, कंपाइल टाइम करता है या कोडिंग टाइम करता है या एग्जीक्यूट टाइम करता है, जल्दी से। ओवरलोडिंग है बेटा, तो ओवरलोडिंग तो आपका रन टाइम ही करेगा, रन टाइम इज द राइट आंसर। और वही अगर ओवरराइडिंग आता, ओवरराइडिंग आता, कॉन्फिडेंस हमेशा बना के रखिएगा। अब ज़्यादा समय है नहीं, इलेक्शन खत्म होगा, एग्जाम हो जाएगा। एट कंपाइल टाइम में ओवरराइडिंग थोड़ा सा के कारण आप चूक जाओगे, प्रैक्टिस के कारण, बस सारी चीज़ें लगभग कंप्लीट हो रही है आपकी। इस पर लेवल 2 लेके मैं आने वाला हूँ, ये दोनों नहीं होने वाला है। तो आंसर क्या हो गया आपका, एट, चूंकि ओवरलोडिंग है, ओवरलोडिंग ही होता है जो रन टाइम का यूज़ किया जाता है पॉलीमॉर्फिज्म में, तो आपका ये हो गया सही आंसर। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which concept of Java is a way of converting a real world object in term of class? Real world object को class में कौन convert करता है? Polymorphism, encapsulation, abstraction या inheritance? जल्दी से बताइए। Polymorphism नहीं करेगा क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट को डिफरेंट वे से प्रेजेंट करने को सिखाता है। Encapsulation रैपिंग करता है, inheritance को, तो आंसर क्या हो गया, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट कन्वर्टिंग, कन्वर्ट करता है, तो आपका एब्स्ट्रैक्शन हो गया सही आंसर। थोड़ा सा पीछे जाओ, डेफिनेशन देख लो, यही एब्स्ट्रैक्शन का डेफिनेशन है। कंसेप्ट ऑफ डेटा हेडिंग का कंसेप्ट था इसमें, तो वही चीज़ है, कन्वर्टिंग रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट इन टर्म ऑफ क्लास। रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट उसमें हम लोग यूज़ करते थे। वैसे ये पूरा ऑप्स का ही डेफिनेशन है एक तरह से बोल सकते हैं, लेकिन ये और किसी से पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, डिफरेंट वे से यूज़ करता है, एनकैप्सुलेशन रैपिंग का काम करता है, इनहेरिटेंस इनहेरिट का कंसेप्ट करता है। तो आपका आ रहा है एब्स्ट्रैक्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, देखो स्टेटमेंट से आप फंसोगे एग्जाम में, आपको बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि बहुत सारे क्लोज ऑप्शन आते हैं एग्जाम में, तो आपको ये चारों का कंसेप्ट एक बार देखना होगा दोबारा, ताकि आपको दिक्कत ना आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंसेप्ट जावा अचीव्ड बाय कंबाइनिंग मेथड एंड एट्रीब्यूट इनटू अ क्लास। कंबाइन का कंसेप्ट आ गया, अभी तुरंत डिस्कस किया है। कॉम्बिनेशन का बात, कॉम्बिनेशन किस में होता है जल्दी से बताइए, इंकैप्सुलेशन में, इनहेरिटेंस में, पॉलीमॉर्फिज्म में या एब्स्ट्रैक्शन में। अभी बताया था कि वेरिएबल प्लस मेथड, अभी तुरंत बताया था रिवीजन में भी। तो ये किसे क्या कहा जाता है, तो वेरिएबल और मेथड कंबाइन करने को हम बोलते हैं इंकैप्सुलेशन। चलिए, तो आंसर क्या हो गया आपका, इंकैप्सुलेशन। ठीक है, आप भी अपना आंसर यहाँ पे छोड़ते जाओ ताकि हम देख सकें कि किसका क्या स्कोर चल रहा है यहाँ पे। अब प्रिपरेशन की रैंकिंग भी निकाली जाएगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड जंप स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा जो वैलिड जंप स्टेटमेंट, ये ब्रेक है, कंटिन्यू है, रिटर्न है, गो टू है। तो जावा में आपका ब्रेक का यूज़ होता है, स्विच को ब्रेक करने के लिए यूज़ किया जाता है, स्विचिंग के साथ कंटिन्यू भी होता है, रिटर्न भी होता है, गो टू आपका नहीं होता है। तो इनमें से कौन सा वैलिड नहीं है, तो गो टू आपका ये वैलिड जंप स्टेटमेंट नहीं है इन जावा। ठीक है, चलिए, ब्रेक का यूज़ किया जाता है स्विचिंग का, हम लोग जब काम करते थे स्विच स्टेटमेंट के साथ हम लोग ब्रेक का यूज़ कर लेते थे। ठीक है, उसे में कंटिन्यू का यूज़ करते थे, कोई डेटा टाइप का रिटर्न तो हमें ये मिलता था। तो कौन सा नहीं होगा, तो आपका गो टू इसमें यूज़ नहीं किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जीक्यूट द बॉडी ऑफ लूप इवन व्हेन कंडीशन कंट्रोलिंग द लूप इज इनिशियली फॉल्स। कहने का मतलब है कि इनमें से कौन सा लूपिंग, ये VVI, मैं अभी इसको टिक करूंगा, ये VVI हर सेगमेंट के लिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है एग्जाम में, तो आपको याद रखना है। पूछा ये क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग लूप विल एग्जीक्यूट, ये सी के लिए भी बनता है एक्चुअली, ये सिर्फ जावा नहीं, सी में भी ये पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग लूप विल एग्जीक्यूट द बॉडी ऑफ लूप इवन व्हेन कंडीशन कंट्रोलिंग द लूप इज इनिशियली फॉल्स। तो यानी कि एक बार अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए फिर भी बॉडी को एक बार एग्जीक्यूट, वन टाइम एग्जीक्यूट करेगा, ऐसा कौन सा लूपिंग है जल्दी से बताइए। डू वाइल लूप है, वाइल लूप है, या आपका फोर लूप है।
इसके लिए थोड़ा सा आपको सी की क्लासेस देखनी होगी, वहाँ मैंने डू वाइल के बारे में बताया था, जावा में डू वाइल हमने डिस्कस नहीं किया था। तो आपको अगर याद होगा तो एक बार कम से कम एग्जीक्यूट करेगा ही, अगर कंडीशन फॉल्स भी हो जाए तो वो आपका डू वाइल लूप है। याद रखिएगा, डू वाइल लूपिंग का यूज ही किया जाता है इफ द कंडीशन इज फॉल्स एटलीस्ट वन टाइम्स द बॉडी पार्ट विल बी एग्जीक्यूट। मैं दोबारा बताता हूं, इफ द कंडीशन इज फॉल्स देन आफ्टर दैट द बॉडी पार्ट विल बी एग्जीक्यूट। कंडीशन गलत भी हो फिर भी बॉडी एक बार एग्जीक्यूट करेगा ही, कौन से पार्ट में, तो वो आपका डू वाइल लूप में। ये चीज पूरा अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला सवाल क्विक रिवीजन है भाई। विच कंपोनेंट यूज टू कंपाइल, डीबग एंड एग्जीक्यूट जावा प्रोग्राम। इनमें से कौन सा है जो कंपाइल भी करता है, डीबग भी करता और एग्जीक्यूट भी करता है। डीबग, कंपाइल और एग्जीक्यूट करने के लिए कौन सा यूज किया जाता है, जल्दी से बताया जाए। जेबीएम, जेडीके, जेआईटी या जेआरई। देखो, जावा वर्चुअल मशीन फुल फॉर्म तो बताने की आवश्यकता है नहीं। जेवीएम का काम क्या है, ये करता है, ये बाइट कोड को, याद रखना, ये बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। कौन? जेवीएम। ठीक है। जेडीके का काम क्या है? अगर जेडीके के मैं बात करूं तो जेडीके का काम होता है आपका कंपाइल करना, डिबग करना, एग्जीक्यूट करना, यानी जेडीके इज द पार्ट ऑफ जेबीएम। याद रखिए, सॉरी, तो जेडीके इसी का काम है, कंपाइल भी करता है, ये एग्जीक्यूट भी करता है। यानी पूरा जो मेरा कंपाइलर होता है वो जेडीके नाम से होता है, जेडीके 1.8, जेडीके 8.0। तो ये आप रखिएगा, जेडीके ही है जो कंप्लीट डिबग का काम करता है। तो यानी कंपाइल, एग्जीक्यूट और डिबग का काम कौन करता है, तो आपका जेडीके करता है। वैसे जेआईटी याद रखिएगा, जावा इन टाइम कंपाइल होता है। जेआईटी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, जावा इन टाइम कंपाइल। और इसका काम क्या होता है, जावा इन टाइम कंपाइलर बाइट कोड को डायरेक्टली प्रोसेसर के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करता है। यानी कि इसका काम है बाइट कोड को डायरेक्ट करता है प्रोसेसर अंडरस्टेबल कोड की ओर। ठीक है, जिसको प्रोसेसर आसानी से समझ सके, वो आपका जेआईटी का काम है। जावा रन इन्वायरमेंट, उसके अंदर का सबको कंबाइन करके जेआरई बोला जाता है। तो ये सबके काम होते हैं। बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है जेबीएम, जेडीके, यही आपका कंपाइलर हो गया। अब जेआईटी क्या होता है, जो बाइट कोड को प्रोसेसर के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करता है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। और जेआरई, जावा रन टाइम, जावा को रन करने का काम जो होता है, जावा को अगर रन करने का काम है तो कौन करेगा, वो आपका जेआरई, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। मैं दोबारा बताता हूं, जेआरई स्टैंड फॉर जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, जेआईटी स्टैंड फॉर जावा इन टाइम कंपाइलिंग, जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन और जेडीके जावा डेवलपमेंट किट। सबका काम क्या है, जेवीएम का काम होता है आपका बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना, सारी कंपाइलिंग, डिबगिंग, एग्जीक्यूट का काम जेडीके करता है। जेआईटी का काम क्या हो गया, बाइट कोड को प्रोसेसर के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेगा। और आपका जेआईटी का काम हो गया जेआरई का काम हो गया जावा को रन करने, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट इसे हम बोलते हैं। तो ये बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। सारा कंफ्यूजन, बहुत सारे बच्चों को क्वेरी आ रहा था कि सर जेवीएम क्या होता है, वो यहाँ पे आपका क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विच कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग बाइट कोड इनटू मशीन कोड। बाइट कोड को मशीन कोड में कौन कन्वर्ट करता है, अभी तुरंत बताएं, आप आंसर दे दो इसमें। बाइट कोड को मशीन कोड में कौन कन्वर्ट करता है, अभी तुरंत हम डिस्कस किए सारे पॉइंट को। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी टाइम नहीं लगना चाहिए, इसका आंसर हमें मिल जाना चाहिए। अभी तुरंत बताया था बेटा, जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन है जो बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सेम इसी क्वेश्चन, इसी पे सारा आ गया था। मैंने देखो 4 ऑप्शन आप क्लियर करते हो, 4 ऑप्शन से आपके एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चंस क्लियर होते हैं। और अब हमें उसी और बढ़ रहे हैं कि एग्जाम कैसे हमको क्वालिफाई करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
विच कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल टू रन जावा, जावा को रन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? JVM, JDK, JIT या JRE, जावा रन इन्वायरमेंट, ये है रन के लिए रिस्पॉन्सिबल। अभी बताएं, रन जावा करने के लिए, ठीक है। तो ये एक जावा से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द बिलो इज इनवैलिड आइडेंटिफायर विच द मेन मेथड, मेन मेथड के साथ कौन सा इनवैलिड आइडेंटिफायर है? तो ये बड़ा ही पेचीदा है। पब्लिक होता है, स्टैटिक होता है, प्राइवेट होता है, प्राइवेट नहीं होता है। मेन कभी भी देखो क्या बोल रहा है कि पब्लिक, हम लोग पब्लिक मेन कर सकते हैं, ठीक है। स्टैटिक मेन कर सकते हैं, स्टैटिक मैन कर किया जा सकता है, ठीक है। फाइनल मेन भी किया जा सकता है। क्या नहीं किया जा सकता है? तो आपका प्राइवेट नहीं किया जा सकता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। तो सिंपल से ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, तो प्राइवेट हम नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पहले भी करवाया क्वेश्चन, फिर देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ए वैलिड डिक्लेरेशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास, इनमें से कौन सा जो वैलिड डिक्लेरेशन सिंटैक्स है ऑब्जेक्ट का, इनमें से कौन सा है जो डिक्लेरेशन को वैलिड रूप से डिक्लेयर करता है? जल्दी से बता दें इसका। मैंने अभी तुरंत ऑब्जेक्ट कैसे डिक्लेयर होता है मैंने तरीका बताया था। स्कूल ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू स्कूल, स्कूल ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू स्कूल। सिंपल सा बात है, इसमें कुछ बताने नहीं। अभी मैंने तुरंत बताया था ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अभी तुरंत मैंने ऑब्जेक्ट के लिए करना है, थोड़ा सा वीडियो पीछे करोगे जहां क्लास और ऑब्जेक्ट हम लोग डिस्कस किए थे, वहां मैंने बताया था। तो ये आपका फर्स्ट एग्जाम के लिए ही क्वेश्चन है। ये सारा क्वेश्चन एग्जाम वाला, एग्जाम क्वेश्चन, ठीक है, जो आते हैं एग्जाम में सेम टाइप क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो यही सब कंसेप्ट आपको क्लियर रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। व्हाट इज ए बाइट कोड इन जावा, जावा में बाइट कोड क्या होता है? कोड जनरेटेड बाय जावा कंपाइलर, कोड जनरेटेड बाय जावा वर्चुअल मशीन, नेम ऑफ जावा सोर्स फाइल, या ब्लॉक ऑफ कोड रिटन इनसाइड अ क्लास। जल्दी से बताएं, जब बाइट कोड क्या होता है जावा में? तो याद रखिएगा, जावा कंपाइलर जो कोड क्रिएट करता है, यानी कि सोर्स कोड के बाद जब ये कंपाइलर के पास जाता है तो उसे जो कन्वर्ट करता है उसे आप बाइट कोड कहते हैं गाइस। तो याद रखिएगा, कोड जनरेटेड बाय जावा कंपाइलर, जावा कंपाइलर जो कोड कन्वर्ट करता है उसे कहा जाता है बाइट कोड। यानी कि मैं अगर ए लिखता हूं, वो जाता है, कंपाइलर नहीं, एक्चुअली यहां पे इंटरप्रेटर का यूज होता है। इंटरप्रेटर जाएगा और वो जो कोड क्रिएट करेगा, उस मान लीजिए वो कोड 01 कुछ क्रिएट किया, ये कहलाएगा आपका बाइट कोड। ये पॉइंट याद रखिएगा। अब फाइनल जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है उसको जावा फाइल बोला जाता है। ये कभी कभी पूछा जाएगा, तो ये पॉइंट अच्छे से समझ जाइएगा गाइस, ठीक है। बाइट कोड क्या होता है? कोड जनरेटेड बाय जावा कंपाइलर। अगला बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जावा कीवर्ड, इनमें से कौन सा जावा कीवर्ड नहीं है? डबल है, स्विच है, इंस्टांस ऑफ भी होता है, कौन सा नहीं है? तो देन नाम का कोई कीवर्ड नहीं है। क्लियर है? अच्छा, आपको भी थोड़ा आंसर देने का समय देना चाहिए, कोई बात नहीं, तो अगले क्वेश्चन से मैं समय दूंगा आपका। इनमें से कौन सा है जो आपका वैलिड कीवर्ड नहीं है? तो आपका देन जो है वो वैलिड कीवर्ड आपका नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दिस इज रिटर्न ऑफ ऑपरेटर, ये एक ऑपरेटर दिया, इसका कौन सा? ये बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन, इसका जवाब आप ही दो, हम देखना चाहते हैं इसका आंसर क्या आप देते हो। इंटीजर है, कैरेक्टर है, बुलियन है, या फ्लॉट है? क्या है? तो अगर आपको दिख नहीं रहा है तो ये देख लो, ये किसके टाइप को बता रहा है, ठीक है। जल्दी से बताइए इसका आंसर। ठीक है, तो सिंपल सा बात है बेटा, ये सिंगल कोट में दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका कैरेक्टर हो जाएगा, ठीक है। वही अगर ऐसे दिया रहता तो ये आपका स्ट्रिंग हो जाता, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ऑपरेटर दिया हुआ है, क्योंकि ऑपरेटर दिया रहता तो ऐसे डबल कोट में नहीं लिखा होता, ठीक है। डबल कोट में दिया हुआ है, इसलिए ये आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा आपका कैरेक्टर। इज इट ओके? देखो, क्लास से हम लोग जेईई एग्जाम की ओर बढ़ रहे हैं। सिंपल सा पॉइंट याद रखिएगा, मेरा मेन मकसद है आपको एग्जाम क्वालिफाई करवाना। उसके लिए हमें जिस टाइप से भी क्वेश्चंस लाना, मैंने प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये हम लोगों को पहले से पता है। पूरा जावा हम लोग लंबा ले चल सकते हैं, बहुत लंबा चलता है यहाँ पर, लेकिन हम एग्जाम के रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे बीच बीच में जब क्वेश्चंस करवाऊंगा, क्वेश्चंस रिलेटेड जो जो कंसेप्ट रह जाएंगे मैं वहाँ बीच बीच में करा दूंगा, तो ठीक है। तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो याद रखिएगा, अभी मैंने बताया था
कैरेक्टर को ऐसे कोड से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, और डबल कोड देता है तो हम स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। विच वन इज द टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट? इनमें से कौन सा है जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का टेम्पलेट है? तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा क्लास ही होगा ना भाई। इंटरफेसेस है, मेथड है, किसके अंतर्गत आएगा? एन एरे, अ क्लास, इंटरफेसेस या मेथड। तो वैसे याद रखिएगा ये क्लास है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा किसका हो सकता है? ऑब्जेक्ट हमेशा किसका हो सकता है? क्लास का ही हो सकता है ना। क्लास का ही हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ऐसे करके। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। विच वन इज ट्रू अबाउट अ कंस्ट्रक्टर? इनमें से अभी तुरंत कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने डिस्कस करा है यहाँ पे। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो कंस्ट्रक्टर के बारे में, कंस्ट्रक्टर मस्ट हैव द सेम नेम एज द क्लास इज डिक्लेयर विद इन, ये सही है। अ कंस्ट्रक्टर यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, ये भी सही है। कंस्ट्रक्टर मे बी डिक्लेयर प्राइवेट, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो गया? कंस्ट्रक्टर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही? एग्जाम का क्वेश्चन है भाई, एग्जाम का क्वेश्चन, एग्जाम में ऐसे ही आना है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते बच्चे। नेक्स्ट, जावा लैंग्वेज वाज इनिशियली कॉल्ड बाय। अभी तुरंत डिस्कस किया था जावा लैंग्वेज को इनिशियली क्या कहा जाता था। जावा लैंग्वेज को क्या कहा जाता इनिशियली? तो याद रखिएगा, अभी तुरंत दिया था, उसे ऑक कहा जाता था। पहले जो जेम्स गॉसलिंग ने इसे डेवलप किया था, वैसे मैंने बता दूं, जेम्स गॉसलिंग ने इसे डेवलप किया था, इंट्रोड्यूस सन माइक्रोसॉफ्ट ने किया था 1995 में। जावा जेडीके 1.0 इसका पहला वर्जन था, लेकिन जो जेम्स गॉसलिंग ने जिस पैकेज को इन्वेंट किया था उसका नाम ओक ही था। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। What feature of OOP has a super class सब क्लास कंसेप्ट? इनमें से कौन सा है जिसमें सुपर क्लास और सब क्लास का कंसेप्ट होता है? सिंगल इनहेरिटेंस, हिरारिकल, अच्छा सुपर क्लास एंड सब क्लास। वैसे तो सब में है, सब में सुपर क्लास और सब क्लास होता है, लेकिन हमको यहाँ पे डिस्कस करना होगा बेस्ट कौन सा होगा। हिरारिकल होगा, सिंगल इनहेरिटेंस होगा, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होगा, या मल्टी लेवल। ठीक है, ये तो हो नहीं सकता है मल्टी लेवल। सिंगल इनहेरिटेंस नहीं हो सकता है, सिंगल में ये सब, ये सुपर। तो अगर सुपर और सब का कंसेप्ट आएगा, वैसे तो सब में है, लेकिन अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट यहाँ पे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आपका हिरारिकल इनहेरिटेंस होगा। ठीक है, क्योंकि पूछा जा रहा है हैज ए सुपर क्लास सब क्लास। वैसे दोनों में, हर इनहेरिटेंस में सुपर क्लास और सब क्लास का कंसेप्ट होता है, लेकिन इसमें चूंकि मल्टीपल सब क्लास होंगे, हिरारिकल में क्या होगा? मल्टीपल, ए है, बी है, सी है और डी है। तो ऐसे बहुत सारे सब क्लास यहाँ पे बन सकते हैं, इसीलिए हम हिरारिकल। जबकि सिंगल में क्या होगा? 1 और ये बी, इसलिए वो नहीं होगा, इसलिए आंसर होगा आपका हिरारिकल वाले। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। देखो यही कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, आपको ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करके डेवलप करनी होंगी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्लासेस, तो ये था आज का अंतिम सवाल जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन किया है। यहाँ पे आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो ये था जावा इन वन क्लास। यहाँ पे एक क्लास में हम लोग जावा कंप्लीट कर चुके हैं। आज के क्लास के लिए बस इतना ही। आज आपको एक क्लास में जावा समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम फिर मिलते हैं कुछ नए चैप्टर के साथ, नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए गुड लक, ऑल द बेस्ट।